हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था। राजकोषीय नीति के आवंटनात्मक कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक या सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था है। इन वस्तुओं को सार्वजनिक यानी पब्लिक गुड्स भी कहा जाता है। आइए देखते हैं सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुओं का आज से मीनिंग ऑफ सोशल और पब्लिक गुड्स। सामाजिक वस्तुओं से आज से ऐसी विशिष्ट वस्तुओं से होता है जो उपभोग में गैर प्रतियोगी होती हैं, जिससे समाज के सभी सदस्यों द्वारा समान लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इन वस्तुओं में उपभोक्ताओं की पृथकता सामान्यतः वांछनीय नहीं होती और अनेक परिस्थितियों में संभव भी नहीं होती। सामाजिक वस्तुओं के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। गैर प्रतियोगी उपभोग, इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं में किसी या कुछ व्यक्तियों द्वारा उपयोग करने पर अन्य व्यक्तियों के लिए उस वस्तु के लाभ का प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, नदी पर सार्वजनिक पुल बनवाए जाएं तो इस पर समाज का कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति के जाने या ना जाने से और व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार सरकार की रेडियो या टेलीविज़न सेवा, इसे कोई भी व्यक्ति सुन सकता है जिसके पास यह उपकरण हो, भले ही सरकार को उसने करों का भुगतान किया हो या ना किया हो। उपभोक्ता की पृथकता, सामान्यतः बाजार में क्रय विक्रय होने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता को पृथक करने का गुण होता है, अर्थात जो व्यक्ति वस्तु के मूल्य देने को तैयार होते हैं उन्हें वस्तु मिल जाती है, और जो मूल्य देने को तैयार नहीं होते या मूल्य देने की स्थिति में नहीं होते उन्हें वह वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती। सामान्यतः सामाजिक वस्तुओं में ऐसा संभव नहीं होता, जैसे सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था। इसका लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को मिलता है और किसी को इससे पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ दशाओं में पृथकता संभव होती है, जैसे पुल पार करने के लिए पथकर लगाना, अर्थात जो व्यक्ति पथकर देगा वही पुल का उपयोग कर सकेगा, लेकिन इस तरह की पृथकता भी सीमित रूप में ही होती है। उपभोक्ता की पृथकता को स्पष्ट करने के लिए कुछ और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। यदि सरकार वाण नियंत्रण, पर्यावरण सुधार इत्यादि पर व्यय करके कुछ सुविधाएं प्रदान करती है तो संबंधित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त होगा और किसी को लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं सार्वजनिक या सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था। यहाँ सर्वप्रथम यह समझना होगा कि सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था का आज से उन वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रदान करने से नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं की चयन प्रक्रिया एवं भुगतान व्यवस्था से है। चयन प्रक्रिया का अर्थ यह है कि किन किन सामाजिक वस्तुओं को और कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। यहीं पर राजकोषीय कार्य का आवंटनात्मक कार्य आता है, अर्थात सरकारी संसाधनों को विभिन्न सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था में इस प्रकार आवंटित किया जाए जिससे समाज की अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके तथा कुशलता में वृद्धि हो। इसी को आधार बनाकर सरकार विभिन्न मदों जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंतरिक प्रशासन, परिवहन इत्यादि मदों पर व्यय का आवंटन करती है। सामाजिक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में दूसरा पहलू यह उठता है कि सरकार उसके बदले में समाज से भुगतान किस प्रकार प्राप्त करे। जिन वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः गैर प्रतियोगी है
और जिनसे उपभोक्ता की पृथकता की कोई संभावना नहीं होती, वहाँ सामान्य करों द्वारा इन वस्तुओं की व्यय की पूर्ति की जाती है। जिन वस्तुओं का प्रयोग गैर प्रतियोगी तो है, लेकिन उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ लाइसेंस फीस लगाई जा सकती है अथवा विशिष्ट कर लगाए जा सकते हैं, जैसे टेलीविज़न लाइसेंस फीस, पथ कर, वाहनों पर सड़क कर अथवा पार्किंग में प्रवेश फीस। आगे देखते हैं हम निजी वस्तुएं यानी प्राइवेट गुड्स। निजी वस्तुओं से आज से ऐसी वस्तुओं से है जो प्रयोग में प्रतियोगी होती हैं और जिनके लिए उचित मूल्य का भुगतान करना होता है। प्रयोग में प्रतियोगी का संबंध या अर्थ यह है कि एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा इनका प्रयोग करने पर अन्य व्यक्तियों के लिए उस वस्तु की उपलब्धता या उपयोगिता में कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए, कार पार्किंग में कोई व्यक्ति अपनी कार खड़ी कर देता है तो अन्य व्यक्तियों के लिए पार्किंग में जगह कम हो जाती है। निजी वस्तुओं का बाजार मूल्य में निर्धारित होता है और उन्हीं व्यक्तियों को ये वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं जो उस मूल्य को देने की क्षमता रखते हैं और उस क्षमता का प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामाजिक वस्तुओं का लाभ सभी व्यक्तियों को मिलता है, लेकिन निजी वस्तुओं का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो उसे प्राप्त करते हैं। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वस्तुओं की व्यवस्था सरकारी बजट द्वारा की जानी चाहिए और निजी वस्तुओं की व्यवस्था बाजार तंत्र के माध्यम से की जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में यह आवश्यक नहीं है। अनेक बार सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था निजी क्षेत्र द्वारा की जा सकती है, जैसे गैर भुगतान वाले टीवी चैनल। इसी प्रकार भारत जैसे लोक क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था में अनेकानेक निजी वस्तुएं सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाती हैं। वहीं देखते हैं गुण वस्तुएं यानी मेरिट गुड्स। कुछ वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो समाज की कार्यकुशलता, क्षमता, स्वास्थ्य स्तर, शिक्षा इत्यादि को प्रभावित करती हैं तथा समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इस संदर्भ में आवास व्यवस्था, शिक्षा सुविधा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादियों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सुविधाओं को यदि पूर्णतः निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाए तो अनेक व्यक्ति अपनी क्षमता के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। यह स्थिति उन व्यक्तियों को ही वंचित नहीं करती, बल्कि समाज के स्तर को भी विपरीत रूप से प्रभावित करती है। इस संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। यदि यह व्यवस्था पूर्णतः निजी व्यवस्था पर छोड़ दी जाए तो अनेक प्रतिभाशाली छात्र निर्धनता के कारण आवश्यक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण एवं सरकारी क्रियाओं का क्षेत्र, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड स्कोप गवर्नमेंट एक्टिविटी। सार्वजनिक, निजी एवं गुण वस्तुओं का वर्गीकरण देश में उत्पादक संसाधनों के प्रयोग एवं आवंटन में सरकारी भूमिका को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण आधार का कार्य करता है। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि विपणन अर्थव्यवस्था सामाजिक दृष्टि से वांछनीय है, क्योंकि इससे संसाधनों के कुशल एवं मितव्ययी प्रयोग का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है।
लेकिन अनेक दशाओं में विपणन व्यवस्था संसाधनों के कुशल आवंटन में असफल हो जाती है, तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकार को अपने बजटरी प्रयासों के साधनों से आवंटन कार्य करने चाहिए और यथासंभव सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आइए देखते हैं आय का वितरण एवं संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन इस बात से प्रभावित होता है कि समाज में आय का वितरण किस प्रकार है। यदि समाज में आय का असमान वितरण है तो विपणन व्यवस्था संसाधनों का आवंटन धनी वर्ग के लिए प्रयोग की विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में कर सकती है और निर्धन वर्ग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं भी उचित रूप से प्राप्त ना कर पाने की स्थिति में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं घटती लागत की दशाएं। अनेक वस्तुओं और सेवाएं ऐसी होती हैं जिनमें घटती लागत की दशा होती है, जैसे परिवहन, अस्पताल, डाक सेवाएं, विद्युत उत्पादन इत्यादि। अर्थात इन सेवाओं को जितने बड़े पैमाने पर किया जाए, लागत में उतनी ही कमी आ जाती है। अतः ऐसी सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में ही करना लाभकारी रहता है, क्योंकि यह क्षेत्र अपने संसाधनों के आधार पर इन सेवाओं को बड़े आकार पर संचालित कर सकते हैं। अपूर्ण बाजार की दशाएं। विपणन अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशल आवंटन इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्णता और उपभोक्ताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन व्यवहार में विज्ञापन इत्यादि का प्रभाव उपभोक्ताओं को पूर्ण सूचनाएं प्रदान करने के स्थान पर उनकी इच्छाओं और उत्पादकों के हित के अनुसार प्रभावित करने लगते हैं और यह स्थिति संसाधनों के कुशल आवंटन में बाधक बनती है। आगे देखते हैं सार्वजनिक आवश्यकताएं। विपणन व्यवस्था में समाज के अनेक व्यक्ति ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं से वंचित रह सकते हैं जिनके लिए क्रय करने या भुगतान करने की सामर्थ्य नहीं है, जैसे सुरक्षा, सार्वजनिक सफाई, सड़कें, बीमारियों की रोकथाम, आंतरिक शांति व्यवस्था इत्यादि। आगे देखते हैं दीर्घकालीन लाभ की लागत पर अल्पकालीन लाभ। विपणन व्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन लाभ की तुलना में अल्पकालीन लाभों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण अनेक दशाओं में संसाधनों का कुशल उपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए खानों से खनिज निकालने में निजी उत्पादक उस समय तक रुचि रखता है जब तक खनिज सुगमता से निकलता रहे और उसे लाभ होता रहे, अन्यथा वह खनन रोक देता है, भले ही खान में खनन भंडार हो। ऐसी दशा में भी राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक हो जाते हैं।